स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार बताता हूँ। और इसमें एक पार्ट छूट गया है, इम्पॉर्टेंट पार्ट। एग्जाम्पल्स पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं उनको बताता हूँ वन बाई वन करके। सबसे पहला है अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन। नंबर वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। शायद सभी को अमोनियम नाइट्राइड का फार्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है NH4NO2। तो अगर NH4NO2 को अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या देता है, ये नाइट्रोजन गैस देता है और प्लस H2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, NH4NO2 हीट कीजिएगा तो क्या बनेगा NN2 प्लस 4H2 4H है, 2 ऑक्सीजन है, क्या निकलेगा 2H2। अगर हम इसका रेट अगर लिखें, रेट ला के अकॉर्डिंग, तो हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो इसका रेट ला क्या हो जाएगा, इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा कि NH4NO2। इज दैट क्लियर? आपको शायद रेट का लिखना आ गया होगा, जब हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है तो हम लिख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको क्या कर देना है, R बराबर K, जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन A की पावर N। यहाँ पर कोटि 1 है तो यहाँ पर 1 आप लिखे ना, लिखे कोई बात नहीं। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 2, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। N2O5 का अपघटन तो किसमें अपघटित हो जाता है, ये N2O4 में अपघटित हो जाता है प्लस हाफ O2, यानी कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है ये इसका जो अपघटन हो जाएगा उसको यहाँ पर 2NO2 प्लस हाफ O2, यानी इसका भी रेट तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा कि N2O5 पावर 1। 2 एग्जाम्पल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछा था पेपरों में, मोस्टली पूछा गया, कई बार आया है, प्रथम कोटि का उदाहरण है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा इसका, H2O2 का अपघटन। H2O2 इसका नाम सबको शायद पता ही होगा, हाइड्रोजन पराक्साइड। तो हाइड्रोजन पराक्साइड का अगर हम अपघटन करें, यानी कि अगर H2O2 को अपघटित करेंगे तो क्या देखिए बन जाएगा, एक तो से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा प्लस हाफ O2। इसका भी रेट लिख सकते हैं, रेट बराबर क्या हो जाएगा K इंटू H2O2। चलिए लिख देता हूं इसका भी रेट K H2O2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थायोनिल या सल्फ्यूरिल क्लोराइड का अपघटन। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, पता होगा शायद बहुत सारे बच्चों को, SO2Cl2। SO2Cl2। एग्जाम्पल नंबर 4, इसका क्या हो जाएगा, अपघटन कराएंगे तो SO2 प्लस Cl2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा कि SO2Cl2। ये 4 मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। 5वां एग्जाम्पल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जनरल सा है, कि जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय विघटन अभिक्रियाएँ जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ होती हैं। यानी जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं वो सब क्या होती हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। इज दैट क्लियर? उसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इतने का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। 1 अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन, सेकेंड वन इज N2O5
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट H2O2 का ऑर्बिटल, नेक्स्ट सल्फ्यूरिक क्लोराइड। 4 एग्जाम्पल जो हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पांचवा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पांचवा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें रेडियो एक्टिव ब्रिंगटन अल्कीनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव विक्रियन क्रियाएं किस कोटि का उदाहरण है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो देखिएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर इसको समराइज करता हूँ और ब्रीफ में बताता हूँ क्या क्या इसमें कौन कौन से फार्मूला हैं जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला इसमें हम लोगों ने पढ़ा था समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड। ये सभी बच्चों को याद रखना है क्योंकि समाकलित वेग समीकरण हमको पता होगी, तो इसकी सहायता से क्या हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये क्या है कि हमारी लॉग बेस या एल लिख सकते हैं इसको हम, एल नेचुरल ई 80 इक्वल टू माइनस 80 प्लस ए नॉट, चाहे इसको ए आप यूज कीजिएगा कंसंट्रेशन की फॉर्म में। एक तो हम लोगों ने ए समीकरण पढ़ा था, इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरा वेग स्थिरांक व्यंजक, यहीं से निकल के आया था। सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। वेग स्थिरांक व्यंजक इसलिए क्या आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके कई सारे तो फॉर्म्स हैं। के बराबर 2.303 टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, इसकी बहुत सारी तो फॉर्म्स हैं। क्या क्या इसकी फॉर्म हो सकते हैं, दूसरी फॉर्म तो क्या हो सकती हैं, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, यानी ए इनिशियल कंसंट्रेशन है जहाँ पर के क्या है, अक्रिया का वेग स्थिरांक है, टी क्या है, अक्रिया में लगा समय है, ए नॉट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, और ए क्या है, टी समय पश्चात सांद्रता है। इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल ए क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता होगी, ए माइनस एक्स क्या होगी, आफ्टर टी टाइम पे सांद्रता होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट की फॉर्म वो क्या है, ये फॉर्मूला यदि आपको याद रखना है इसके लिए। तीसरा फॉर्मूला इसके लिए क्या बन जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बी नॉट अपॉन बी टी, यानी अगर आयतन की फॉर्म में अगर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन अगर आयतन की फॉर्म में है, यानी अगर हम जो टाइट्रेशन करते हैं कितना आयतन यूज हुआ, यानी इस t बराबर 0 पर क्या था आयतन, V0 लिया था, और t समय पश्चात कितना हो गया, VT हो गया, तो हम कौन सी समीकरण यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बी नॉट अपॉन बी टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इस भले आपको डेरिवेशन ना आए, लेकिन ये फार्मूला आपको जरूर आना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को फार्मूला याद होंगे तो आसानी से क्या आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं वहाँ से। अगला इसका तो क्या बन सकता है फार्मूला, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 डी नॉट अपॉन डी इंफिनिटी माइनस वी टी। ये भी देखिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इज दैट क्लियर?
तो सारे के सारे फार्मूला जो है इसी फार्मूला से ड्राइव हो रहे हैं। k बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स या a0 अपॉन a, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये फार्मूला देखो बन सकता है, या इसमें एक और फार्मूला बन सकता है, 1 2 ये हो गया तीसरा फार्मूला, चौथा पांचवा फार्मूला हो तो क्या देखो बन सकता है, k बराबर 2.303/t log base 10 v infinity माइनस b0 अपॉन b infinity माइनस bt। पांचवा फार्मूला देखिए ये बनेगा, k बराबर 2.303/t log base 10 a0 अपॉन a या a अपॉन a माइनस n। इसी अगर आपने एक फार्मूला याद कर लिया है तो इस आधार पे क्या है पांचों फार्मूला आप लिख सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट ये है फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो निश्चित आप क्वेश्चन भी दो कर लेंगे, अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, अगर प्रथम कोटि की गैस प्रावस्था क्रिया के लिए वेग समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो कंसंट्रेशन है वो किसके रूप में दे रखी है, वो हमको दे रखी है आंशिक दाब के रूप में दे रखी है, यानी प्रेशर की फॉर्म में दे रखी है। क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है, मोलर कंसंट्रेशन होती है, वो क्या होती है आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी अगर प्रेशर के टर्म में आपको सांद्रता दे रखी है, वायुमंडल के रूप में दे रखी है, तो इसके लिए क्या वेग स्थिरांक k का समीकरण क्या बन जाता है, इसका भी डेरिवेशन है। हम आपको भी डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, मैं सिर्फ आपके लिए समीकरण बता रहा हूँ और वो समीकरण आप लोग याद करेंगे जरूर। दैट क्लियर। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, k बराबर देखिए क्या हो जाएगा, अगर आंशिक दाब के रूप में अगर सांद्रता अगर आपको दे रखी है तो यहाँ से हो जाएगा सेम वैसे ही 2.303/t log base 10, ऊपर क्या आ जाएगा इनिशियल प्रेशर PI अपॉन 2PI माइनस PT। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस समीकरण को भी याद रखना चाहिए। तो जहां k बराबर क्या हो गया, वेग स्थिरांक हो गया, t वाला समय, PI क्या हो गया, I फॉर होता है इनिशियल, I यहाँ पर एब्रिविएशन मैंने यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है इनिशियल, और इनिशियल माने क्या होता है स्टूडेंट प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक दाब क्या हो गया, PI बराबर क्या हो गया प्रारंभिक दाब हो गया, PT बराबर क्या हो गया T समय पर दाब हो गया, T आपको पता ही है क्रिया में लगा समय है, तो पता ही आपको क्रिया में लगा या T समय पर अक्रिया जो भी है T तो आपको पता है। तो अगर हम वेग स्थिरांक की यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें वेग स्थिरांक के लिए हम यूनिट की अगर बात करते हैं तो क्या आता है सेकंड इनवर्स होता है। दैट क्लियर, क्या आता है सेकंड इनवर्स आता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके लिए वायुमंडल इनवर्स हो जाएगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में हमने फार्मूला हम लोगों ने डाइव किया था हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या आया था, k बराबर 0.693 आप लिखें या ना लिखें अपॉन t हाफ, ठीक है ना। तो ये बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल t हाफ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। या क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्धायुकाल, और वहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, डायरेक्टली समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, निर्भर नहीं करता है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम कोटि क्रिया जो है उसका अर्धायुकाल t हाफ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता, इससे कोई मतलब नहीं। एक डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा,
n कोटि के लिए अर्धायुकाल क्या हो जाएगा, देखिए ये याद रखिएगा 1/(n-1)। इस जनरल फार्मूला की सहायता से क्या कर सकते हैं, इस जनरल फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि अर्धायुकाल जो है अभिकारक की सांद्रता के कितने घात पर निर्भर कर रहा है, समानुपाती या निर्भर नहीं कर रहा है। यानी n बराबर यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको पता ही ऑलरेडी n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनकेस अगर हम 0 ऑर्डर नहीं रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, तो t½ समान n बराबर क्या है 0। चलिए ऊपर लिखता हूं, यदि n बराबर क्या ले लेते हैं 0, तो देखिएगा तो t½ बराबर क्या आ जाएगा 1/(a की पावर को क्या बोला है 0 - 1 हो जाएगा। क्लियर। अब अगर यहां पर a है तो फिर क्या हो गया, बराबर हो जाएगा 1/(a की पावर क्या हो गया -1। ठीक है, इस -1 को ऊपर अगर वो ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, t½ समानुपाती किसके हो गया, a के समानुपाती। इज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि n बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा, देखिए t½ समानुपाती 1/(a की पावर 1 - 1 0 हो जाएगा। किसी पावर 0 मतलब क्या हुआ 1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, t½ समानुपाती का क्या आ गया, यहाँ पे 1 आया, कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं आया। जब कंसंट्रेशन का टर्म ही नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इज दैट क्लियर। चलिए एक और ले लेता हूं, n बराबर अगर 2 है, ठीक है ना, n बराबर 2 है तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, t½ समानुपाती 1/(a की पावर 2 - 1। ठीक है ना, 2 - 1 तो क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, कि 1 - n है तो 1 - 2 आया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा तो t½ समानुपाती क्या आएगा a की पावर -1 ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक घात पर निर्भर करेगा। इज दैट क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि द्वितीय कोटि की क्रिया का जो अर्धायुकाल होगा वो भी क्या होगा, इसके समानुपाती होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको लर्न करना है, याद रखना है, जिसके आधार पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आगे भी आपको अच्छे से कर सकते हैं। अगर इसमें आपको फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल देखिए नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हमारा जो 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें आपको यहीं तक करना है। आर्यनीय समीकरण हमको नहीं पढ़ना है, टक्कर सिद्धांत भी नहीं है, और देहली ऊर्जा या संकीर्ण ऊर्जा ये सब खत्म हो गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट हो गया है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव व्यू से आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इज दैट क्लियर। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लास्ट तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, निश्चित आपको समझ में आएगा। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इज दैट क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।